रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। छाया अपने ससुराल में अपना गृह प्रवेश कर अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद छाया की सास सुमित्रा छाया के कमरे में आती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू तू यहाँ नई आई है, इसलिए मैं तुझे यहाँ के कुछ रूल्स बता देती हूँ ताकि तू मेरे नियम को तोड़ ना सके। जी मम्मी जी, इस घर में मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरी ही सुनता है, तो तू उसको अपने काबू में मत ही करियो, समझी? बाकी यहाँ रहेगी तो आगे की चीजें खुद ब खुद समझ जाएगी तू। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बहू के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब छाया का पति नील वहाँ आता है तो नील को देख छाया नील से बोलती है, नील, अभी मम्मी जी आई थी और बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। अच्छा, क्या बोल रही थी? मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वो कह रही थी कि मेरे बेटे पर काबू मत रखियो, यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन है एंड ऑल। छाया, मेरी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है और वो सब अपनी ही चलाती है, उनके सामने कोई भी अपना मुंह नहीं खोल सकता। लेकिन क्यों? ये रूल्स क्यों बनाए हैं मम्मी जी ने? ये तो मुझे भी नहीं पता। दोनों आपस में बात करके सो जाते हैं। अगली सुबह नील टेबल पर बैठकर सभी के साथ खाना खा रहा था। तभी सुमित्रा अपने बेटे से बोलती है, बेटा नील, इस महीने की तेरी सैलरी नहीं आई, क्यों? माँ पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई, बाकी जैसे ही आती है मैं वैसे ही आपको देता हूँ। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर नील अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा अपनी बहू छाया को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, ओ बहू, आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा बाजार से सामान तो ले आ। ठीक है मम्मी जी, आप मुझे बता दीजिए कि क्या लाना है। सुमित्रा अपनी बहू को घर के सामानों की लिस्ट और पैसे देती है। ये देखकर छाया बोलती है, मम्मी जी, आपने मुझे 400 रुपए दिए हैं, क्या इतने में सामान आ जाएगा? हाँ बहू, सामान आ जाएगा और सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि इसमें 100 रुपये भी बचेंगे। अपनी सास का ये हिसाब देख छाया को बड़ी हैरानी होती है और वो असमंजस में पड़ जाती है। ये देख सुमित्रा अपनी बहू छाया से बोलती है, क्या हुआ बहू, तू यही सोच रही है ना कि इतना पक्का हिसाब मुझे कैसे पता? बहू, मैं तुझे बता दूं, पिछले 20 सालों से घर का सामान मैं ही ला रही हूँ, इसलिए तू ज्यादा सोच मत। जी मम्मी जी, मैं चलती हूँ। छाया अब मार्केट जाती है जहाँ वो सामान ले लेती है और सुमित्रा के कहे अनुसार 100 रुपए भी बच जाते हैं। ये देख छाया खुद से बोलती है, अरे वाह, मेरी सास का तो सच में बहुत तगड़ा हिसाब है। वैसे 100 रुपए बच गए हैं, मेरी लिपस्टिक खत्म हो रही है, क्यों ना थोड़े पैसे मिलाकर एक अच्छी सी लिपस्टिक खरीद लूं। खरीद ही लेती हूँ, 100 रुपए की बात तो है, क्या ही जाता है। मैं मम्मी जी को समझा दूंगी कि इसमें बाकी पैसे मेरे हैं, उनके तो बस 100 रुपए ही है। इस बात से अनजान कि एक लिपस्टिक से उसके घर में कितना तहलका मचने वाला है। छाया लिपस्टिक खरीद लेती है और घर जाकर अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, आपका हिसाब तो सच में काफी अच्छा था, सच में 100 रुपए बच गए। लेकिन क्या बहू? वो मम्मी जी, मैंने उस 100 रुपए से एक लिपस्टिक खरीद ली। छाया के मुंह से ये बात सुनकर सुमित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब वो गुस्से में तिल मिलाती हुई अपनी बहू के ऊपर भड़कती हुई बोलती है, लिपस्टिक खरीद ली तूने? हाय राम, ये तूने क्या किया? अरे करमजली, लिपस्टिक लगाकर तुझे किसे दिखाना था? पूरे 100 रुपये खराब कर दिया तूने। मम्मी जी, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? बस 100 रुपए की ही तो बात है। बस 100 रुपये? तू जानती भी है ये 100 रुपये कितने होते हैं? तू तो कमाती नहीं है, जो कमाता है उससे पूछ कि 100 रुपये कितने होते हैं। तुझे तो सब कुछ मिल रहा है मेरे बेटे से, पूछ कि वो कितनी मेहनत करता है इस घर के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, लेकिन तुझे उसकी कदर ही नहीं। क्यों होगी? तुझे तो अपनी लिपस्टिक ही अच्छी लगेगी ना। छाया को सुमित्रा बस 100 रुपए के चलते बहुत ही उल्टा सीधा सुनाती है और अपनी सास की बातें सुनकर छाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेचारी छाया करती भी क्या, उसको अपनी सास की सुननी पड़ती है। शाम को जब नील घर आता है तो वो अपनी सैलरी अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए बोलता है, माँ, ये सैलरी इस महीने लेट मिली है लेकिन पूरी है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। एक तो तू है जो इस घर को चलाने के लिए न जाने कितनी ही मेहनत करता है, और एक तेरी पत्नी जो कि फालतू के पैसे उड़ाती फिरती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी भड़की हुई क्यों हैं?
उसकी ये बात सुनकर सुमित्रा अपने बेटे को सारी बात बता देती है। ये सुनकर नील अपनी पत्नी के पास कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि छाया रो रही है। उसको रोता देख नील उसके पास जाता है और उसको गले लगाकर उससे बोलता है, बस करो छाया, माँ की बात को इतना क्या दिल पे लगाना। माँ है, बोल देती है। मैं उनको तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें तो समझा ही सकता हूँ ना। हाँ नील, लेकिन मम्मी ने बस 100 रुपए के पीछे, अगर उनको कुछ चाहिए होता है तब तो वो ये नहीं देखती है कि उनका बेटा कितनी मेहनत करता है। अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मम्मी जी ऐसा बोलती है। नील छाया को काफी समझाता है और उसको शांत करवा देता है। और एक दिन सभी साथ में बैठे होते हैं। तब सुमित्रा अपने बेटे से बोलती है, बेटा नील, मैं सोच रही थी कि अपने पास भी एक कार हो। क्यों, तू क्या कहता है? जैसा आपको ठीक लगे माँ। पर मम्मी जी, कार के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है और नील की इतनी सैलरी भी नहीं है कि वो अपनी सैलरी से कार खरीद सके। मुझे लगता है कि हमें कार नहीं खरीदनी चाहिए। बहू, मैंने तुझसे तेरी सलाह नहीं मांगी, इसलिए तू अपना ज्ञान और अपनी सलाह अपने पास ही रख। नील बेटा, मैं सोच रही थी कि इस महीने हम कार खरीद लेते हैं। अपनी माँ की बातों में ही नील हाँ में हाँ मिलाता है। ये देख छाया को बहुत गुस्सा आता है और वो नील से अकेले में बोलती है, नील, आप पागल हो गए हैं क्या? कहाँ से लाएंगे कार के लिए पैसे? हाथ में पैसा है नहीं, अपनी माँ को ही हाँ कर दिया। छाया, ये माँ की इच्छा है और माँ की इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। अब क्या था, नील अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अपने ऑफिस में ओवरटाइम करना शुरू कर देता है। और ओवरटाइम करने की वजह से नील ना तो ठीक से कुछ खा पी रहा था, ना ही खुद पर ध्यान दे पा रहा था। ये देख छाया को काफी दुख होता है और छाया अपने पति को समझाती भी है, लेकिन नील उसकी बात नहीं मानता। और इसका नतीजा ये निकलता है कि नील बीमार पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो ओवरटाइम करता रहता है। अपने घर की ऐसी कंडीशन देख छाया खुद से बोलती है, घर के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो रहे हैं। मुझे इस घर को संभालना होगा, नहीं तो इस तरह मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? आइडिया, मैं दीदी को फोन करती हूँ, अब वही मम्मी जी को समझा सकती हैं। इतना बोलकर छाया अपनी ननद काव्या को फोन करती है और अपनी नंद को सारी बातें बता देती है। ये सुनकर काव्या अपनी भाभी से बोलती है, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आज शाम को मैं आ रही हूँ और मम्मी को मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। दीदी, मम्मी जी को मत बोलना कि ये सब कुछ मैंने आपको बताया, वरना। भाभी मैं हूँ ना। शाम को अब काव्या अपने घर रोते हुए आती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देख सुमित्रा और नील काफी परेशान हो जाते हैं। काव्या बेटा, तू यूँ इस तरह क्यों रो रही है? और बिन बताए तू यहाँ कैसे? मम्मी, मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, ये कहकर कि जब तक कार लेकर नहीं आऊंगी तब तक वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। काव्या अपनी माँ को बता ही रही थी, तभी वहाँ पर काव्या का पति कार्तिक आ जाता है। उसको देख सुमित्रा उससे बोलती है, दामाद जी, ये क्या बोल रही है मेरी बेटी? हाँ मम्मी जी, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। माँ ने ऐसे ही किया इसके साथ। तो दामाद जी, आप किस लिए हैं? आप दिला दो ना अपनी माँ को कार। मम्मी जी, काव्या मेरी जिम्मेदारी है और अगर मैंने अपनी माँ के शौक पूरे किए ना तो मैं अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा और फिर कहीं ना कहीं ऐसे में मेरा घर खराब हो जाएगा। माँ को ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी और जब आएगी ना तो वो हमें बुला लेगी। उसकी ये बात सुनकर सुमित्रा को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो भी अपने घर में ऐसा ही कर रही है। कहीं नील भी उसको छोड़कर ना चला जाए। बस इसीलिए अब सुमित्रा फैसला लेती है कि वो अपने घर में अब से आतंक नहीं फैलाएगी। और अब वो खुद से बोलती है, कार्तिक दामाद ने सही नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी तो अपने घर में यही कर रही हूँ। दामाद जी, जाने अनजाने में आपने मेरी आंखें खोल दी। कहीं ना कहीं मैं अपने घर में अपना आतंक फैला रही थी, इसलिए अब मैं कभी अपने बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं बनाऊंगी। माँ, बस मुझे आपके मुंह से यही सुनना था। आपने अपना आतंक इतना फैला रखा था कि भाभी के साथ साथ भैया भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। अब समझ गई, बहुत है। और हाँ, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मुझे मेरे मायके के हालात के बारे में पता चला तो मैंने और कार्तिक ने प्लान बनाया था। इतना बोलकर काव्या और कार्तिक वहाँ से चले जाते हैं। अब सुमित्रा अपने घर में अपना आतंक नहीं फैलाती है। इस तरह उसका परिवार खुशी से रहता है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।